नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में येलो अलर्ट है, तो वहीं बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एक बार फिर से मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून में बारिश का अलर्ट है, तो वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में येलो अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है और बाकी जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जहां बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वानुमान जताया है मौसम विभाग ने, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ 7 जिले शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी आपको बताऊं कि मौसम विभाग की हम बात करें तो लगातार उत्तराखंड मौसम विभाग की हम खासतौर बात करें तो लगातार जो है मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान जारी करता है संबंधित जनपदों को लेकर कि किस जनपद में कहां पर भारी बारिश होनी है, कहां पर मध्यम बारिश होनी है, कहां पर क्या स्थिति रहने वाली मौसम को लेकर। तो उसके मद्देनजर हम बात करें तो मौसम विभाग ने जो है 7 जनपदों को लेकर जो है ये अलर्ट जारी किया हुआ है। ये येलो अलर्ट इसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम बात करें रुद्रप्रयाग शामिल है, उत्तरकाशी शामिल है, देहरादून शामिल है। अगर हम बात करें चमोली जनपद शामिल है, तो ये सारे जनपद इसमें शामिल, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन जनपदों में जो है मौसम जो है चूंकि अगर हम आज की बात करें तो कई कई जनपदों में जो है धूप निकली हुई है, मौसम पर पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक कि कई जनपदों में कि मौसम बिगड़ सकता है, कहीं पर बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम की वर्षा की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर के संबंधित जो जनपदों को भी ये अगर हम बात करें तो ये उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने जनपदों में संबंधित जो त्वरित जो काम होने हैं उनको आप दुरुस्त करें। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, ऐसे में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कोई नोटिस जारी किया है, अवकाश रहेगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम अगस्त माह की बात करें प्रिया, तो हमने देखा है कि अगस्त माह में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, जिसको लेकर लगातार मौसम विभाग का अलर्ट के मद्देनजर संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के द्वारा जो है लगातार स्कूल में छुट्टियां भी की गई थी। लेकिन हम आज की बात करें तो आज पूरे प्रदेश के 13 के 13 जनपदों में ऐसा कोई भी अवकाश की चाहे जो सूचना जो होती है वो ऐसा कोई प्रेषित नहीं किया गया है, कोई सूचना नहीं है, क्योंकि बारिश जो है ये हल्की से मध्यम वर्ग की संभावना जताई गई है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक कहा यह गया है कि आने वाले समय में यानी 2 से 3 दिन के पश्चात जो है मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है, बिगड़ने वाला है, जहां पर कई जनपदों को लेकर मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी करेगा, जिसके मद्देनजर कहा यह गया है कि भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना आने वाले समय में यानी 2 से 3 दिन के पश्चात ये संभावना जताई गई है। जी बिल्कुल अमित, एक तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है, कुछ दिनों के लिए स्थगित भी की गई थी, रोकी गई थी, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है बारिश को लेकर, क्या कुछ वहां असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, निश्चित तौर पर चाहे गंगोत्री की बात हो, यमुनोत्री की बात हो, केदारनाथ बद्रीनाथ की बात हो, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री हम बात करें तो वहां पर जिस तरह से धराली में आपदा आई थी, उसके पश्चात वहां पर यात्रा पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। वहां पर जो काम होने देवी आपदा के मद्देनजर राहत में बचाव काम वो चल रहा है। लेकिन अन्य जो 3 जो धाम है, चाहे हम यमुनोत्री की बात करें वहां पर यात्रा चल रही है, गंगोत्री माफ कीजिएगा, अगर हम बद्रीनाथ की बात करें यात्रा चल रही है। केदारनाथ में चूंकि बीच में जब भारी वर्षा हो रही थी तो वहां पर यात्रा 3 दिन के लिए रोकी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में यात्रा चल रही है, यात्रा सुचारू किया गया है। लेकिन यात्रा के मद्देनजर भी वहां पर हम बातें चाहे संबंधित जो विभाग है, चाहे एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, वो वहां पर टीमें तैनात हैं, ताकि अगर मौसम बिगड़ता है, कोई वहां पर कोई अप्रिय घटना होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो उसको लेकर कोई जनहानि ना हो, या फिर अन्य जो वहां पर दुकानदार है उनको कोई हानि ना हो, इसको लेकर लगातार टीमें वहां पर अपडेट हैं। अगर हम बात करें तो फिलहाल वर्तमान में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें से 3 धाम यात्रा चल रही है। चौथी अगर हम गंगोत्री बात करें, गंगोत्री में चूंकि आपदा आई थी, इसके मद्देनजर गंगोत्री पूरी तरीके से वहां पर अभी राहत में बचाव कार्य चल रहा है, और यात्रा फिलहाल तो वहां पर पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं पूरी तरह से रुक रखी है मतलब। जी बिल्कुल, मौसम विभाग का अलर्ट भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में कई जिलों के लिए ये अलर्ट है। धन्यवाद अमित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट अस्पताल परिसर की बाउंड्री वॉल भर भराकर फायर कर्मियों के बैरक में जा गिरी। वहीं दीवार गिरने की जोरदार आवाज से फायर कर्मी घबराकर अपनी बैरक से बाहर निकले। वहीं बैरक को काफी नुकसान पहुंचा है और फायर कर्मियों का शौचालय भी काफी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी को लेकर लोहाघाट फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर ने बताया कि 1 महीने पहले भी अस्पताल परिसर की नवनिर्मित दीवार गिरी थी, जिससे फायर स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा था और एक फायर कर्मी की कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होंने निर्माणादायी संस्था पर निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कल दीवार गिरी थी तो गाड़ी ध्वस्त हो गई थी। अब ये हमारे कर्मचारी रहते हैं बैरक में हैं सर, और लैट्रिन बने हुए हैं, सब ध्वस्त हो गया है। ये दीवार थी सरकारी अस्पताल की सर पहले से। अब ये देखेंगे इसके गड्ढा पूरा ये है, बरसात भी नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी इसको पूरी दीवार गिर गई किसी चीज़ की, और हमारी जो बैरक है उसकी ध्वस्त हो गई है। अब जो हमने कर्मचारी को बाहर निकाल दिया सर, जिससे हमारे कप्तान साहब को हमने सर बताया है श्रीमान जी को कि सर मतलब हम कर्मचारी हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि कर्मचारी को बाहर निकाल दीजिए, और कर्मचारी निकाल कर हमने से बाहर एडजस्टमेंट कर दी टीन वाले में। क्योंकि सर ऐसा रहा तो इसका हमें भरोसा नहीं है कब क्या हादसा हो सकता है। पहले भी हमारे कर्मचारी रहती थी, महिलाएं कर्मचारी हैं, पीछे बैरक में भी गिर गई थी, तो उसमें हमें अंदेशा हो रहा है सर, जब तक ये हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं कब क्षतिग्रस्त हो जाएं ये हम नहीं कह सकते। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से एक अस्पताल की दीवार गिरने से जो फायर कर्मियों की बैरक क्षतिग्रस्त हो गई है उसको असर देखने को मिला है, इससे में पहले भी ये ऐसा हादसा देखने को मिला। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचा है? क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो बारिश हुई तो बारिश जो अस्पताल परिसर की नवनिर्मित दीवार है वो भरभरा कर जो फायर कर्मी है उनकी बैरक पे जो है जागरी से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बैरक को भी काफी नुकसान पहुंचा, उनके शौचालय को भी जो काफी नुकसान पहुंचा। और इससे पूर्व भी 1 महीना पूर्व भी जो है इसी दीवार का जो अगला हिस्सा था वो भी जो है गिर गया था, जिससे फायर कर्मियों को काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा था, उनकी गाड़ियों को और उनकी मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा था। तो सूचना पर जो संबंधित विभाग है उनके अभियंता मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। जो अभियंता है उनके द्वारा कहना है कि अभी इस दीवार का पुनः जो है निर्माण जो है कराया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा बच गया। जो फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों को दीवार गिरने की जो सूचना दे दी गई है। कुल मिलाकर जो है एक बड़ा हादसा बच गया, लेकिन फायर कर्मियों की बैरक को जो है दीवार से काफी जो है नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से तस्वीरों में भी दिख रहा है कि किस तरीके से ये जो दीवार है वो गिरी है और बैरक को इसने पूरी तरीके से असर पहुंचा है। ऐसे में जब पहले ये दीवार गिरी थी और एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर सामने आई है, कर्मी है जो यहाँ फायर कर्मी है उनके घायल होने की खबर सामने आई, तो जो कार्यदायी संस्था है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी, कार्यदायी संस्था को जो है इसमें कड़े निर्देश दिए गए थे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी का सबसे बड़ा असर उधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है। जिले भर में अब तक 150 से ज्यादा ढोंगी, पीर, फकीरों और तांत्रिकों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। इसी कड़ी में बाजपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जिसने झाड़ फूक और इलाज के नाम पर न सिर्फ लोगों को ठगा बल्कि युवतियों का शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया। आरोपी का नाम महमूद है, लेकिन खुद को हिंदू बाबा बताकर वो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। हामी महोदय द्वारा कुछ समय पूर्व ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत उधम सिंह नगर जनपद में 150 से अधिक ढोंगी, पीर, फकीरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में कल बाजपुर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी, पीर, फकीर महमूद को गिरफ्तार किया गया, जो भोले भाले लोगों को जादू टोने के भ्रम में फंसाकर उनका इलाज करने या धन दिलाने का लालच देता था और महिलाओं का शारीरिक व आर्थिक शोषण करता था। महमूद ने कई हिंदू नाम भी समय समय पर बदल कर रखे थे और स्वयं को काली का भक्त बताता था। महमूद पर पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा सभी आम जन से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी ढोंगी, पीर, फकीर के बहकावे में न आए
और यदि ऐसे किसी ढोंगी पीर फकीर की सूचना प्राप्त होती है तो नज़दीक के चौकी या थाने में अवश्य सूचित करें। गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने मंच से खुलकर नेता प्रतिपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2012 से 2022 तक यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री रहे और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाजपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2020 में कैबिनेट मंत्री रहते हुए बाजपुर क्षेत्र के 20 गांवों की 5000 से ज्यादा एकड़ भूमि से हजारों परिवारों को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई। जिन भूमिधरी अधिकारियों को 1970 में किसानों को दिया गया था उन्हें छीना गया और सैकड़ों परिवार भूखमरी की कगार पर धकेल दिए गए, लेकिन उस वक्त ना तो मुखर विरोध दिखाया गया और ना ही जनता के पक्ष में कोई भी ठोस कदम उठाया गया। हम उन्हें नहीं घेर रहे हैं, ना हम उन पे कोई आरोप लगा रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आज जब लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देकर के आप प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो पहले से होना चाहिए था। जब 2020 में बाजीपुर की जमीनें छिन रही थी तब आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। जब बाजीपुर का खनन कारोबार ठप हो रहा था यहाँ का, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तब ये करना चाहिए था। जब बाजीपुर के पंचायतों के प्रतिनिधियों के घर में पुलिस जाकर के माँ बहन की गालियां दे रही थी तब आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी से कि आखिर आपका ये मौन उस समय क्यों था? आज जब आपको आपके साथ अभद्रता हुई है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आप अगर जब मौन रहे तभी ये परिस्थितियां बनी और आगे ये परिस्थितियां कब तक बनी रहेंगी, हम ये पूछना चाहते हैं। ये आरोप नहीं तो स्पष्ट है, हम वही तो कारण बता रहे हैं कि इतने कारण थे प्रदर्शन करने के, इतने कारण थे विधानसभा घेराव करने के, मुख्यमंत्री के घेराव करने के, आपने नहीं किया। आज जब आपके वो सदस्य छीन लिए उन्होंने या जो भी हुआ, आपको आज बहुत गुस्सा है। ये गुस्सा तब भी आना चाहिए था जब लोगों के अधिकार ये सरकार छीन रही थी कि आप मिट्टी नहीं उखाड़ सकते, आप अपने घर में रेता नहीं ला सकते, आपकी आधी सदी से प्राप्त जमीन के भूमिधरी अधिकार जब सरकार छीन रही थी, तभी इसी मूड में आना चाहिए था, इसी उसमें आना चाहिए था आंदोलन के। हम ये कहना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनके फैसलों की चर्चा तेज है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है और 19 अगस्त से गैरसैंण में मानसून सत्र शुरू हो गया है। इसे पेश करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है। कहा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस विधेयक के अधिनियम बनने पर इसके तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही मिलता है, लेकिन अब अधिनियम के तहत मुस्लिम के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई व पारसी को भी ये सुविधा मिल सकेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मंजूरी मिली है, एक और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने लिया है, जिसमें जो हमारा अल्पसंख्यक एक विभाग है उसमें हमारे बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई तभी सभी वो लोग होंगे और उनके भी जो शिक्षण संस्थान है, जो स्कूल है, उनको भी मंजूरी मिलेगी और पारदर्शिता से यहाँ पर शिक्षा सभी को प्राप्त हो, यही एक संकल्प सरकार का है। दूसरा, उनके जो अधिकार है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो उनको पूर्ण रूप से मिलेंगे। दूसरा, जो हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें पारदर्शिता आएगी, उसकी गुणवत्ता में और ज़्यादा अच्छा से सुधार होगा और तमाम इन सारी चीज़ों को जो कुरीतियाँ पहले से चलती आ रही थी उनको ख़त्म करने के लिए, चाहे 2016 का हो या 19 का हो, उन सारे तमाम जो नियम बने हैं उनको समाप्त करते हुए, अभी क्योंकि 2026 में उनको समाप्त होना है और ये अल्पसंख्यक जो प्राधिकरण बना है ये पूर्ण रूप से लागू होगा। यही नहीं, सरकार के इस निर्णय से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में गुरुमुखी व पाली भाषा भी पढ़ाई जा सकेगी। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने वाले मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम
2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी व फारसी मदरसा नियम 2019 को समाप्त कर दिया जाएगा और अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम के तहत राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र ही नहीं है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितनी भी पहल की है अब तक वो मानव कल्याण के लिए और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए है। और ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, इससे आपको उन बच्चों को मुकाबले के एग्जाम के अंदर जो है फायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे और आप धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ ये सारे कार्य होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें बौद्ध को, पारसी को और क्रिश्चियन को और सिख समुदाय को शामिल करके एक ऐसा कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी ने उठाया है जो क्रांतिकारी है, जो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को इसका फायदा होगा और वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़ करके देश की और प्रदेश की मुख्यधारा में जुड़ेंगे। नए अधिनियम के लागू होने पर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं होगी। प्राधिकरण इसका पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। वो ये भी सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत मानकों के अनुसार शिक्षा दी जाए और विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष व पारदर्शी हो। फैसले से शैक्षिक संस्थानों के संचालन की निगरानी और समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश सरकार देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कभी भी संविधान का सम्मान नहीं करती और यही वजह है कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद दिए हुए हैं वो उनका अपमान करने का कार्य करती है। आर्टिकल 26 और 30 में क्लियरली निहित है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार है कि अपने रिलीजन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है शैक्षिक संस्थान जो है उनका जो है उनको बना सकते हैं, उनका रख रखाव भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि विकास कार्यों में आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो नील बटे सन्नाटा है। आप हर चुनाव सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैला के जीतना चाहते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में जिन बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है उनमें से ये है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से मान्यता लेनी होगी। मान्यता प्राप्त करने को संस्थान का सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी एक्ट में पंजीकरण अनिवार्य होगा। भूमि, बैंक खाते व अन्य संपत्तियां भी संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। इन संस्थानों की स्थापना व संचालन में प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता व उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगा। वित्तीय गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी या धार्मिक व सामाजिक सद्भावना के विरुद्ध गतिविधियों की स्थिति में मान्यता वापस ले ली जाएगी। सरकार का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शी प्रक्रिया से मान्यता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और संस्थानों के संचालन की निगरानी और समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश सरकार जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन के लोगों में नगरपालिका के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नगरपालिका के खिलाफ आवाज भी उठाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी नगरपालिका परिषद ने शहर में मीट की दुकानों को खोलने के आदेश दिए, जिस पर हिंदू संगठन के लोग में आक्रोश है। हिंदू संगठनों के लोगों ने नगरपालिका ईओ का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनजीटी के मानकों को देखते हुए कोर्ट ने इन दुकानों को बंद करने के आदेश दिए थे और नगरपालिका को इसके लिए मानक तय करने का आदेश दिया, पर नगरपालिका ने बिना किसी जांच के कोर्ट की मीटिंग की और एनओसी जारी कर दी, जिससे मीट की दुकानें खुल गई और आरोप है कि कुछ मीट की दुकानें गंगा नदी के करीब हैं।
हमारी यही मांग है और हमने यही जो है आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई है कि यहाँ जो है मीट, मांस और जो है अवैध रूप से शराब की जो दुकान है उसको किनारे किया जाए, ताकि जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, जो इस धर्म नगरी को पूजते हैं, माँ गंगा को पूजते हैं, यहीं से गंगोत्री जाते हैं और साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान है यहाँ पर, तो आप लोग जो है इसको बंद कराएं, यही हमारी जो है मांग है। नगर पालिका द्वारा जो एनओसी जारी की गई है, ये हाईकोर्टों के निर्देशों के विपरीत, हाईकोर्टों के निर्देशों को ताक पे रखे जो एनओसी जारी की गई है, उसके विरोध में हम लोगों ने अभी माननीय ईओ महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा कि इसको जो एनओसी दी गई है इसको तुरंत निरस्त किया, हिंदू जन भावनाओं को देखते हुए तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो हिंदू जन भावनाएं हैं भड़कने लग गई है, जो आक्रोशित हो रही है, क्योंकि ये काशी नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी, माँ गंगा की नगरी है और इस नगरी में इस तरीके से अवैध बूचड़ खानों का खोलना हिंदू जन भावनाओं पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि दुकानदारों ने गंगा नदी किनारे दुकान खोलकर मांस काटना शुरू कर दिया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर दुकानों को बंद नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। वहीं नगरपालिका की ईओ का कहना है कि 25 तारीख को नगरपालिका की बोर्ड बैठक बुलाकर इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, तभी इस पर विचार किया जा सकता है। उत्तरकाशी और हमारा आज यहाँ पे नगर पालिका के अंदर ये था जो इन्होंने एनओसी जारी किया है, जो गंगा नदी के तट के 500 मीटर के दायरे के अंदर, तो ये तो 50 मीटर के दायरे के अंदर क्या अवैध बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम मंदिर समितियाँ, पंडित समाज और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, इसका विरोध चाह रहे हैं कि यहाँ पे बूचड़ खाने बंद हो, क्योंकि ये माँ गंगा का प्रथम पड़ाव है। यहाँ से लोग सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे गंगा जल भर के काशी विश्वनाथ जी को चढ़ाते, कालेश्वर महाराज जी को चढ़ाते। हर जगह क्या है, इस पवित्र गंगा नदी का जल क्या है, तो सुबह सुबह क्या है मंदिरों में अर्पण किया जाता। जनपद उत्तरकाशी में कुछ ही महीनों पहले मस्जिद के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था, जिसके कारण जमकर उपद्रव हुआ और पत्थरबाजी तक हुई। ऐसे में मीट की दुकानों को खोलने के आदेश से फिर बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा जनपद के कथावक्ता भी अब उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए लामबंद होने लगे हैं। जो हिंदू संगठन का प्रतिबंधित क्षेत्र की बात कही गई है कि पूरे क्षेत्र में मतलब न बिके, तो इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा ही हमारे क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, उसके बाद ही ये कैंसिल हो सकती है। ये लोग पूरी तरीके से ये लोग उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं कि 25 के बाद, तो उस पर क्या कहेंगे? तो इसमें हमने इनसे वही अभी वार्ता करी थी कि अभी बोर्ड बैठक जो हमारी 25 से 26 तारीख में होनी तय है, तो उसमें जैसी बोर्ड निर्णय लेता है उसके बाद ही हम आगे फैसला लेंगे। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, लिहाजा यहाँ तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। उत्तरकाशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। जाहिर है कि अगर गंगा किनारे मीट की बिक्री होगी तो इसका विरोध तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।